आफ्टर दिस लैंडिंग सक्सेसफुल लैंडिंग मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना। अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो उनकी फहरिस्त में शामिल हो गया। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो रहा है। अब वो ना सिर्फ सूरज की तरफ जा सकता है बल्कि उससे जो बड़े डिस्टेंस पे जो मिशन भेजे जाते हैं ये उनकी फहरिस्त का भी हिस्सा बन सकता है। हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि हम इतने बड़े मिशन प्लान कर सकते हैं या इतनी बड़ी। और जिस तरह से देखें कि एक मुसलसल सपोर्ट रही इंडिया को, डेफिनेटली इंडिया ने अपने ताल्लुकात इस तरह से रखे कि इंडिया को रशिया से भी सपोर्ट रही। नो डाउट रशिया ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसको इंडिया की फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बड़ी कोशिश की, और बल्कि बहुत से जो बुनियादी तौर पर जो काम थे वो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर किए। इसी तरीके से अमेरिकन साइड से भी इनको सपोर्ट रही है। तो ये जो एक बहुत बड़ी स्पेस साइंस की इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से प्राइवेट सैटेलाइट्स जो हैं या बहुत से ममालिक, छोटे ममालिक अपने सैटेलाइट्स आपके हवाले करते हैं कि आप इनको स्पेस के अंदर एक खास मदार में छोड़ दें, तो अब आपका इंडिया का अब वो एस्टेब्लिश्ड है, तो अब ये इंडस्ट्री उसकी तरफ मूव करेगी। इससे पहले अमेरिकन, रशियंस या चाइनीज या यूरोपीय यूनियन के जो लोग जो थे वो इस इंडस्ट्री को कैप्चर किए हुए थे। अब इंडिया उस मार्केट में, और वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इंडिया की तरफ मूव करेगा और उसकी इकोनॉमी जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग। और बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा, मुबारकबाद पेश करूंगा इंडियन कॉम को भी और स्पेशली उनके साइंटिस्ट को भी, बिकॉज जिस तरह से पिछला मिशन उनका फेल हुआ और उसके बाद फिर से एक ऐसी नई जो कंपैरेटिवली न्यू नेशन है चांद की एक्सप्लोरेशन की तरफ, उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ये सिर्फ 3 साल के वक्फे में दोबारा एक अटेम्प्ट की जो कि कामयाब भी हुई। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम ऑल। सर, कहा जा रहा है कि अगले 14 दिन चंद्रयान 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में जाकर क्या काम करने वाला है, किन चीजों को जो है वो उनकी खोज के लिए काम किया जाएगा, और ये 14 दिन किस तरह अहम होने वाले हैं चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 की जो प्रैक्टिकल और उसकी जो लाइफ प्लान की गई है चांद के ऊपर वो 14 दिन है बुनियादी तौर पे। और उसमें एक तो ये कि 14 दिन के अंदर वो सारी अपनी एक्टिविटी कर सकता है। इससे पहले जो चलते हुए रास्ते के अंदर जो ले सकता था कुछ इन्फॉर्मेशन, उसमें मून की जो बैक साइड जो कभी भी अर्थ की तरफ नहीं आती और अर्थ के ऊपर हम नहीं देख सकते, उसकी कुछ फोटोग्राफी की उसने, वो भी हमें मिली। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर पानी जो है ये बुनियादी इकाई है जिससे जिंदगी आगे बढ़ सकती है। तो जब भी चांद पे जिंदगी के असरात के मुतालिक सोचा जाता है तो वहां पर पानी, और फिर पानी के अंदर ही वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिससे चीजें आगे चल सकती हैं। तो वो उसको जांचा जाए तो वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है वहां पर। तो ये बेसिकली चंद्रयान मिशन जो है ये उसके मुतालिक सैंपलिंग करके और डाटा वहीं पे कलेक्ट करके भेजेगा वो भी, और वहां की टेरेन जो है ओवरऑल वहां का सिनेरियो इन कॉन्टेक्स्ट के वहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस क्या हो सकती है, लाइफ की कितना बाकी चांद के हिस्सों की निस्बत ये वाला जो साउथ पोल है ये क्यों अहम हो सकता है, यहाँ पे क्या एडिशनल सहूलतें मिल सकती हैं अगर वहां पे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अटेम्प्ट की जाए। तो ये सारा काम वहां पर होगा। और इसीलिए ये जो साउथ पोल पे इट वाज नॉट जस्ट अ स्टंट कि जी कोई साउथ पोल पे नहीं गया तो साउथ पोल पे जाना है। और इस कोशिश के अंदर बहुत सी पैसा बर्बाद हुआ, बहुत से दूसरे ममालिक का भी, यूएई ने कोशिश की, जापान ने कोशिश की, इसराइल ने कोशिश की, इवन इंडिया ने 2019 में अटेम्प्ट की। तो वो ऐसे इट इज नॉट स्टंट, इट इज डिफिकल्ट टू लैंड हियर ना, क्योंकि यहाँ पर टेरेन बड़ी टफ है, वहां पर लैंडिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे बुनियादी मकसद ये था कि अगर लाइफ की एग्जिस्टेंस मुमकिन हो सके चांद पे तो सबसे ज्यादा वो यहीं पे इस रीजन के अंदर मुमकिन हो सकती है। तो वहां पे वो सारे जो हालात वाकयात हैं, पानी है किस किस्म का है, कौन सी गैसेज हैं, कितनी हो सकती हैं, क्या वहां पे जनरेट किया जा सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज अब चंद्रयान 3 जो है वहां से मालूम करेगा। इसलिए इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए अहम मिशन होगा। सर, रशिया ने भी कोशिश की थी लूना 25 भेजकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया चंद्रयान 3 से पहले ही। और इसके बाद एक टिकटिकी जो है वो बन गई कि पता नहीं चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन इसरो ने इसको कामयाब बनाया। और अभी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के बाद जो है इंडिया एक जो है वो सन मिशन जो है वो भी लॉन्च करने वाला है। अब आफ्टर दिस लैंडिंग सक्सेसफुल लैंडिंग मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना, अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो उनकी फहरिस्त में शामिल हो गया। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो रहा है। अब वो ना सिर्फ सूरज की तरफ जा सकता है बल्कि उससे जो बड़े डिस्टेंस पे जो मिशन भेजे जाते हैं ये उनकी फहरिस्त का भी हिस्सा बन सकता है। बिकॉज एक तो दो फायदे होंगे ना, एक तो आपने वहां से जाके साइंटिफिक थ्योरीज को एस्टैब्लिश करते हैं, दूसरा ये है कि आप पूरी दुनिया के अंदर, आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो स्पेस मिशन हैं इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू ये टीवी चैनल्स भी चलते हैं, रिमोट सेंसिंग है या और बहुत सारे, वो एक पूरी इंडस्ट्री है और वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अब इस सक्सेस के बाद एक तो इंडिया की जो मार्केट रेपुटेशन है स्पेस साइंस के हवाले से वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है।
तो एक तो ये हुँ। बहुत बड़ा रेवेन्यू की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब उसको आगे लेके चलने के लिए उसको मज़ीद एक तो इनको रेवेन्यू भी मिल जाएगा और दूसरा अपनी इस जो उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है और जो उनको एक पब्लिसिटी मिली है ग्लोबली, उसको मेंटेन रखने के लिए इंडिया को अब अपने मिशंस आगे से आगे लेके चलने पड़ेंगे। सो दैट कि ये एक एक तरफ तो ये साइंटिफिक काम भी होता रहे और दूसरी तरफ वो जो मार्केट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है कि यहाँ से हम अपने सैटेलाइट्स बनवाएँ या यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करवाएँ, वो उसको भी मेंटेन रखने के लिए अब इंडिया हैज़ टू डू दिस। सर अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो स्पेस साइंस में और टेक्नोलॉजी में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। भारत तो पहुंच गया चांद पर और वो जल्द सूरत पर भी पहुंच जाएगा क्योंकि डेफिनेटली अब इंडिया के लिए आगे बढ़ना और उससे आगे बढ़ना उतना मुश्किल नहीं रहा। कहते हैं ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद के बाद तीसरा मरहला जो है वो आसान से आसान तर होता जाता है। तो डेफिनेटली इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की कर ली है, आज पूरी दुनिया इंडिया को सराह रही है। हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान का मुवाजना करते हैं, तो आज भी हम इस पे थोड़ा-सी बात करेंगे कि इंडिया तो पहुँच गया चाँद पे, पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है? आप स्पेस साइंस डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैं ख़ासकर आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? क्या उन्हें पता है कि हमारी एक स्पेस एजेंसी है स्पार्को और स्पार्को में क्या काम हो रहा है? ये तो सबको पता है कि हमारी एक स्पेस एजेंसी है स्पार्को, लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशंस थी वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि हम इतने बड़े मिशंस प्लान कर सकते या इतनी बड़ी। और जिस तरह से देखें कि एक मुसलसल सपोर्ट रही इंडिया को। डेफिनेटली इंडिया ने अपने ताल्लुकात इस तरह से रखे कि इंडिया को रशिया से भी सपोर्ट रही, नो डाउट। रशिया ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसको इंडिया की फॉर्मुलेट करने हुँ। के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बड़ी कोशिश की और बल्कि बहुत से जो बुनियादी तौर पे जो काम थे वो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर किए। इसी तरीके से अमेरिकन साइड से भी इनको सपोर्ट रही है। इनकी ज़ाहिर है कि खित्ते के अंदर जो लोकेशन है वो उनको ये मौका फराहम करती है कि उसकी तरफ जो बड़े-बड़े जो जायंट्स हैं वो अपना झुकाव रखते हैं। तो पाकिस्तान के सही। पास इस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं रही और कि इतना बड़ा प्लान अभी तक हम थोड़े से और फाइनेंशियल क्राइसिस में जिस तरह से जो एक लाइफ की सस्टेनेबिलिटी है, उसके लिए भी कोशिशें अभी जारी हैं। तो इस तरह का प्लान तो नहीं हो सका, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहा जाए कि हम बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। हमने हाँ, सैटेलाइट्स जिस तरह से इंडिया भी अचानक से चाँद पे नहीं पहुँच गया। उन्होंने कई पीछे मरहले हैं जो तय किए हैं। तो थोड़ा हम पीछे हैं, थोड़ा कह लेंगे, ज़्यादा कह लें, लेकिन हम पीछे हैं, लेकिन हम भी अपनी पेस पे चल रहे हैं। और जिसमें जो हमें जो ज़रूरी चीज़ें थी, जिस तरह से हमें एक अपना मवासलाती सियारा ज़रूरी था, जिसको पाकसैट आर के नाम से आप भी जानते होंगे, जिससे हमारे ये सारे टीवी चैनल्स वगैरह चलते हैं, वो हमारा अपना एक हुँ। है और वो हम कामयाबी से चला रहे हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी पीआरएसएस हमारा जो है ना वो फंक्शनल है और डाटा भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो इंडिया के मुकाबले में तो हम रैंक नहीं करते खुद को, लेकिन बहरहाल हम एक अपनी एक सफर जो है उसको जारी रखे हुए हैं, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस और अपनी जो हमें सपोर्ट है ग्लोबली उसको लेके देखते हुए। इंडिया नो डाउट एक आगे निकल गया, उसके पास सपोर्ट भी थी, इकोनॉमिक सिचुएशंस भी ऐसी थी कि बहरहाल वो उन क्राइसिस में से नहीं गुजरा जिसमें से हम गुजरे और वो आज उसने आज कामयाबी से लैंड किया है। और हम उनके लिए एक तमन्नाएं रखते हैं कि वो मजीद तरक्की करें। उनकी पेस एक अपनी है, हमारी एक अपनी है। कंपैरिजन अभी मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली कि हम कंपैरिजन करें। सर हालाँकि हमारी स्पेस एजेंसी जो है स्पार्को, वो इसरो से कई साल पहले बनी थी, लेकिन आज इसरो जो है वो हमसे कई साल आगे निकल गया। जी, ये ऐसा है। फिर मैं दोबारा कहूँगा कि ये अपनी-अपनी नेशंस जो हैं, उनके अपने क्राइसिस या अपने एक चीज़ जिस तरह देखें ना, अगर देखा जाए तो चाइना जो है, वो अपनी जो प्रेज़ेंट उसकी करंट फ़ॉर्म है, जिस जिस उस फ़ॉर्म में रहता है, वो ये अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों से छोटा है। लेकिन ये हुँ। अपने जो जो उसने इंडस्ट्री डेवलप की और जिस तरह से उसने मार्केट को कैप्चर किया पूरे ग्लोबली और जिस तरह से अब वो जो है ना एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे सामने है दुनिया के, तो वो उनका एक तरीकाकार चला। कुछ वो उन क्राइसिस से नहीं गुज़रे, जिनसे बाकी गुज़रे। तो ये अर्ली बनना या बाद में बनना, ये एक अलग है, लेकिन क्या रिसोर्सेज़ थे किसके पास, उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हुँ। इंडियन एक बड़ी नेशन होने की वजह से, एक बड़ा मुल्क होने की वजह से और फिर पॉलिटिकल अलाइज़ जो उसके ग्लोबली हैं, उसकी वजह से उसको बड़ी सपोर्ट रही, जो कि उस तरीके से शायद हमें मैसर नहीं थी। और फिर हम बड़ा मुश्किल में रहे। हम जो वॉर अगेंस्ट टेरर के जो प्रॉब्लम में जिसमें हम घिरे रहे, जिसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हुई, डेफिनिटली इस तरह के मसाइल उनके लिए नहीं थे। और हमारी बहुत बड़ी जो एनर्जी भी, बहुत बड़ा जो इकोनॉमी भी और बहुत ज़्यादा हमने जानें भी दी उसमें, तो हमारा चूँकि अनफॉर्चुनेट था ये, तो हमें बॉर्डर हर तरफ से अपना प्रिज़र्व करना पड़ता है और इस तरह के मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम उतना फ़ोकस नहीं हो सके इसमें। लेकिन अगर वैसे देखा जाए और ये यहाँ पर है जहाँ पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। जब हम बात करते हैं ना अपने जो ब्रेन पावर है यहाँ के लोगों की, तो वो चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी नहीं चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए था, तो उसमें मतलब हम मुकाबला करते हैं और हम बिल्कुल वो वहाँ के साइंटिस्ट भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ के भी। जिस तरह जो सैटेलाइट डेटा है, सैटेलाइट डेटा के हसूल के साथ उसमें से मुख्तलिफ चीज़ों को निकालना और इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो वो यहाँ पर भी जो सैटेलाइट डेटा अवेलेबल है, कुछ अमेरिकन्स हैं, कुछ यूरोपियन है जो हमें अवेलेबल हैं, यहाँ पाकिस्तानी सैटेलाइट डाटा जो हमारे पास, उसको लेकर के हम जितना कुछ कर सकते हैं वो बेहतरीन हो रहा है। हम भी उसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर
अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं, जिसमें हमारे जो दोस्त इंडियन साइंटिस्ट हैं वो करते हैं। सो उसमें नहीं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा टेक्नीक बाहर से लेके आनी है, तो उसमें ज़ाहिर है कि हम क्राइसिस का शिकार रहे हैं वॉर अगेंस्ट टेरर के चक्कर में, तो हम उतना फ्लरिश नहीं कर सके। वरना बाकी मामलात में हम भी अपना जितना कर सकते हैं हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। वो उसमें जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि एक तो गूगल अर्थ सुना होगा ना आपने, एक गूगल अर्थ जी इंजन है जी जो सैटेलाइट डाटा को लेता है, सैटेलाइट डाटा को लेकर उसको ऑपरेट करता है। तो अभी रिसेंटली इंडियन नो डाउट उनकी एक पहले उनकी इंडस्ट्री में मार्केट में एंट्री हुई के प्रोग्राम ये जो कंप्यूटर साइंस के हवाले से। तो अभी रिसेंटली अभी पाकिस्तान से भी लोग हायर और सैटेलाइट डाटा को उसमें लेके चलने के लिए गूगल अर्थ इंजन के अंदर उसको ऑपरेट करने के लिए अभी रिसेंटली हमारे एक यंग साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल यंग में हल्की 22 साल उनकी उम्र होगी, तो वो गूगल ने हायर किए हैं। सो ऐसा नहीं है, वो हम भी, लेकिन चूंकि वो हमारा एक वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ ये वॉर अगेंस्ट टेरर, वरना अगर मौका बराबर मिलता तो शायद हम एक ही जगह खड़े हुए होते। सही। सर, चंद्रयान 3 के हवाले से क्या कहेंगे? ये मिशन इंडिया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब ये मिशन लॉन्च किया गया तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया की नजरें जो थी वो चंद्रयान 3 पे टिकी हुई थी, और अभी भी पूरी दुनिया में इंडिया की इस कामयाबी को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नो डाउट अगले 14 दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं, लेकिन इसमें जाहिर है जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी या जो भी किसी खोज लगाई जाएगी वो ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। जी, यही मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ग्लोबल हैं। जिस तरह बहुत सही। सारे अमेरिका जब अपने मिशन प्लान करता है या यूरोपीय यूनियन मिशन प्लान करता है, रशिया प्लान करता है, तो वो ग्लोबल इंटरेस्ट को भी सामने रखते हैं। बहुत से सैटेलाइट्स ऐसे हैं अमेरिकन्स जो कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, यूरोपियन सैटेलाइट्स भी ऐसे हैं। तो एक तो होती है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में नो डाउट चंद्रयान 3 का एक बड़ा बहुत ही एक अहम माइलस्टोन है और ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। दूसरा, अगर पर्टिकुलरली इंडियन नेशन के हवाले से देखा जाए, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इंडियन नेशंस को 2 तरह के बेनिफिट, एक तो वो अपनी वो जो साइंस की एक रेस थी, एक सुप्रीमेसी थी, उसमें वो एक स्टेप, बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप वो आगे आ गए हैं, और वो जो बड़ी एलीट्स थी जिसमें अमेरिका या चाइना ये शामिल थे, अब ये ऑलमोस्ट, या रशिया, अब ये उस एलीट के अंदर शामिल हो गए हैं। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर दैट नेशन। दूसरा ये कि ये इसमें कामयाब होने की वजह से, क्योंकि ये एक स्पेस साइंस एक्सपेरिमेंट था, एक रॉकेट आपने लॉन्च किया, रॉकेट को सक्सेसफुली कंट्रोल किया, कंट्रोल करके आप चांद के मदार में लेके गए, फिर उसके बाद उसकी एक सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई। ये सारा प्रोसेस जो है ये आपने दुनिया को दिखाया, और दुनिया को दिखा के आपने सबको बताया कि वी कैन डू दिस। जब वी कैन डू दिस ये एस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये जो एक बहुत बड़ी स्पेस साइंस की इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत से प्राइवेट सैटेलाइट्स जो हैं, या बहुत से ममालिक, छोटे ममालिक अपने सैटेलाइट्स आपके हवाले करते हैं कि आप इनको स्पेस के अंदर एक खास मदार में छोड़ दें, तो अब आपका इंडिया का अब वो एस्टेब्लिश्ड है, तो अब ये इंडस्ट्री उसकी तरफ मूव करेगी। इससे पहले अमेरिकन्स, रशियंस या चाइनीज या यूरोपीय यूनियन के जो लोग जो थे वो इस इंडस्ट्री को कैप्चर किए हुए थे। अब इंडिया उस मार्केट में, और ये वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इंडिया की तरफ मूव करेगा, और उसकी इकोनॉमी जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होगी। सो इंडियन नेशन को मल्टीपल बेनिफिट्स इसमें से निकले, और ग्लोबली जाहिर है कि एक स्टेप इंसान का और आगे बढ़ा है, वो कहीं और लाइफ प्लान कर सके, तो इसलिए ग्लोबली तो इसलिए एक खुशी का एलिमेंट पाया जाता है, और इंडियन नेशन के लिए तो मल्टीपल इसमें से खुशियां खुश